Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLF.in. So guys, in this video हम देखने वाले हैं विशिष्ट शिक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। जितने भी गाइस मैक्सिमम पॉसिबल MCQs है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे, क्योंकि टाइम कम बचा है। आपको कुछ आर्टिकल्स में भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो जुड़ना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहीं पर ही हम सारे आर्टिकल्स यहाँ पर शेयर करेंगे, बिकॉज वीडियोस बनाने का टाइम अभी थोड़ा कम है, तो वहाँ पर भी आपको आर्टिकल्स मिलते रहेंगे। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ स्पेशल एजुकेशन के यहाँ पर हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1। तो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियोस के हर नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट इज BLED बुक ई-कॉमर्स स्टोर, नीचे लिंक दे रखी है। यहाँ पर आप BLED की जो भी बुक्स चाहिए, आपको जो भी कॉलेज की चाहिए, क्वेश्चन बैंक्स चाहिए, आप नीचे जो लिंक है वहाँ पर जाके इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अपना प्रीपेड भी है और कैश ऑन डिलीवरी भी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। जहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कि एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर उच्च वर्ग के बालकों को, पिछड़े वर्ग के बालकों को, अनुसूचित वर्ग के बालकों को, या फिर सभी को समान महत्व है। क्योंकि हम यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा पढ़ रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात करते हैं, ठीक है। तो जब इंक्लूसिव की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम सबको यहाँ पर काउंट करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सभी को समान महत्व, क्योंकि हम यहाँ पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम सबको यहाँ पर इंक्लूड करके चलते हैं। नेक्स्ट इज अनुसूचित जनजातियों को के छात्रों की प्रमुख समस्या क्या होती है। तो बेसिकली उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कि विद्यार्थी में उनकी जाति के छात्रों की संख्या कम होती है। तो गाइस बिल्कुल कम होती है। आप देख सकते हैं कि जो एक माइनॉरिटी होती है उसमें हमको अनुसूचित जनजातियों के छात्र देखने को मिलते हैं। उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होता है। बिल्कुल अधिकतर परिवारों गरीब होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर इस जनजाति के साथ देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऐसे बालक हैं उनकी शैक्षिक सुविधाओं में जो कमी होती है, ऐसी कुछ भी नहीं होती है, तो इसलिए इसमें नहीं पूछा था। तो यहाँ पर आपका 2 होगा। और ऑप्शंस क्या क्या हैं कि ऐसे बुद्धिमान होते हैं और ऐसे धनी परिवार वाले पृष्ठभूमि के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि शैक्षिक सुविधाओं में यहाँ पर कोई कमी नहीं होती है। नेक्स्ट इज अनुसूचित जनजातियों के बालों की प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं। क्या होती है कि समाज में इनका उच्च स्थान, ऊंची जाति के लोगों का इनसे घृणा करना, जब जन सुविधाओं का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इस प्रमुख समस्या की बात हो रही थी, जहां पर ये फिट होता है कि जो ऊंची जनजाति के लोग हैं वो इनसे घृणा करते हैं, या फिर जो भी करते हैं एक भेदभाव की बिहेवियर होता है वो उनके साथ दिखाते हैं। इसलिए क्या है कि जो ऊंची जनजाति के लोग हैं वो उनसे घृणा करते हैं। इसलिए तो अब जितने भी चीजें बनाई जा रही हैं सबको साथ में लेके बनाई जा रही हैं, जिससे कि हर कोई, हर सेक्शन से हर आदमी को उस चीज का लाभ यहाँ पर वो उठा पाए, ठीक है। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों के बालकों के परिवार में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है। आश्रय की, वस्त्र की, भोजन की, या इन सभी चीजों की। तो क्या है, इन सभी चीजों की यहाँ पर क्या होती है, उनके यहाँ कमी पाई जाती है। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सभी बालकों को समान शैक्षिक अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। उनके प्रति नीचे जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेकंड भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आज के टाइम पे आपने देखा होगा, हम कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सारे ही तरीके के लोग आते हैं, सारे ही तरीके के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, हमारी उनसे फ्रेंडशिप होती है। तो ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं होता है। सब लोग एक दूसरे को समान उससे देखते हैं और सब एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज स्कूल यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो क्या है, सभी बालकों की समान शैक्षिक अवसरों की समानता को वो देखता है, ठीक है। एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होने चाहिए। कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करें। कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना का पैदा करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अनुसूचित जनजाति के बालकों को नीची जाति को समझना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेशल जो एजुकेशन होती है, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो सबको एक साथ लेके ही हम चलते हैं। अपने शिक्षक विधियों में कोई बदलाव ना करना। तो ऐसा नहीं, टीचर को नए नए मेथड्स अप्लाई करने चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि पुराना मेथड से इतना समझ में नहीं आ रहा हो, जो नया मेथड उसने अप्लाई किया उससे आए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमको सबको एक तरीके से लेके साथ में चलना चाहिए। नेक्स्ट इज अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या क्या नहीं है इसमें से, ठीक है। आपको छांटना है कौन कौन सी है, जो नहीं है वो यहाँ पर हटा देना। अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया,
या फिर बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन, गरीबी, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। तो उनकी समस्या क्या है? गरीबी भी, उनके भौतिक क्षेत्र से उनका जो पिछड़ापन है वो भी समस्या, और अध्यापकों में जो शिक्षण है उसके प्रति उनका उदासीन रवैया, बिल्कुल ये भी समस्या है। तो इसमें क्या नहीं है कि अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना, तो ये उसमें से नहीं है, तो हमको नहीं वाला सिलेक्ट करना था, तो ये वाला इसका रहेगा आंसर। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ पर पूछा जो नहीं है, ठीक है, एक है कठोर अनुशासन, पारिवारिक संघर्ष, उनकी जाति और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। तो उसमें क्या होना चाहिए? तो बाधा क्या क्या चीजें डाल सकते हैं? कठोर अनुशासन भी डाल सकता है, उनकी जाति भी डाल सकते हैं, पारिवारिक संघर्ष भी डाल सकते हैं, लेकिन उनके लिए अगर अच्छा बिहेवियर है, सहानुभूति पूर्ण अगर व्यवहार है, अच्छा बिहेवियर उनके लिए, तो वो उनके लिए कोई बाधक नहीं है, उसके लिए वो उनको मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने में उनको मदद करता है। नेक्स्ट, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, या फिर बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे कि बालक और टीचर और उसके एजुकेशन के बारे में अच्छे से यहाँ पर टाइम टू टाइम डिस्कशन होता रहे, या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर एक ही चीज होगी कि बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वातावरण अच्छा करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को एनवायरनमेंट मिले और वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन के साथ चीजों को अच्छे से सीख पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान का, या प्राकृतिक विज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, या फिर भूगोल का? यहाँ पर स्पेशली किसकी बात हो रही है? बालकों के स्वभाव के बारे में, ठीक है, उनके बिहेवियर के बारे में समझने के लिए। और जब भी हम बिहेवियर, थिंकिंग स्किल्स, उनके बिहेवियर के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या चीज़ों की अभी ज़रूरत है, ठीक है, उनका व्यवहार कैसा है, कैसे उस चीज़ को बदला जाए, उनका एटीट्यूड क्या है, तो हम इसके लिए हमेशा पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान, ठीक है, उनकी चीज़ों को ये सब जानने के लिए। नेक्स्ट इज बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो उपचारात्मक, या समाजमिति विधि, या फिर साक्षात्कार विधि, या फिर प्रयोगात्मक? क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ पर सामाजिक की बात कर रहे हैं, हम सोशल क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम समाजमिति विधि का यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट इज अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? ठीक है, तो उनके एजुकेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ऐसे बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का पात्र करना, या फिर विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, या फिर इन सब में से सभी? तो बिल्कुल इन सब में से सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे कि उनका क्या हो, एक मोटिवेशन लेवल बढ़े और उनको ये लगे कि हम भी जो और सेक्शंस है सोसाइटी के, उनमें ही हम देखे जाते हैं और हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम भी अच्छे से एजुकेशन लेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको भी इन्वायरमेंट अब प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट इज मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये कथन किसका है? तो ये किसने बोला है कि जो मनुष्य जो कुछ बनता है उसका बिल्कुल एनवायरनमेंट से हमारे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे आसपास के हमारे लोग होते हैं हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। एक जो सोशल इंटरेक्शन की बात होती है उसके थ्रू हम लोगों से मिलते हैं और अपने जो बिहेवियर्स हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। कभी हमें पॉजिटिव बिहेवियर भी मिलता है, कभी कभी नेगेटिव भी मिल जाता है। तो ये किसने कहा है? तो ये जिसने कहा है वो है हर्बर्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट इज एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए पिछड़े पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, या सभी को समान रूप से। तो एक जो टीचर है उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी यही होती है कि वो सारे ही स्टूडेंट्स को एक नज़र से देखे, हर किसी को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए और सबको सामान्य रूप से आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को समान रूप से उसको देखना चाहिए। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर वो 15 क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पर हमें 20 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। नेक्स्ट दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है, कौन सा डिसऑर्डर उनमें नहीं होता है? दृष्टि दोष मतलब जिनको आंखों से कोई प्रॉब्लम होती है देखने में, आंखों के बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ना, आंखों को बार बार मलना, शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, या फिर सिर दर्द की शिकायत रहना। तो इनमें से उसमें क्या बोला कि दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है?
तो ऑब्वियसली क्या होता है कि आंखें जिनकी वीक होगी उन्हें पता होगा कि आंखों में जैसे अपन बहुत पास लाके बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको टेंशन होने लगती है, सर में दर्द होता है, सर दर्द की शिकायत तो बिल्कुल होती है और हमें आंखों को हम बार बार क्या करते हैं, रब करने लगता है। ठीक है, तो इसमें से ये 3 तो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जिसमें शरीर में कोई हलचल नहीं होती, इसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं होता इसमें, तो फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ पर 3। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधक हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, हकलाना जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसमें अध्यापक की गलत आदतों पर नियंत्रण करवाएगा या फिर प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेगा, इसको कक्षा के बाहर जाकर खड़ा होने को बोलेगा या विशेष शब्द के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेगा। तो यहाँ पर गाइस जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो कभी नहीं होते हैं, जैसे कि उसकी शिकायत करेंगे तो ये सब कोई प्रावधान अब नहीं रहेगा कि शिकायत करके डांट के मार के पीट के बच्चे को कुछ सिखाया जाए। ठीक है, तो कक्षा के बाहर करना, पनिशमेंट देना नहीं, या फिर उसको बार बार टोकना या फिर उसको एक तरीके से टॉर्चर करना, ये सब चीजें नहीं होती। तो क्या होगा, उसके अध्ययन में मतलब जब वो पढ़ेगा तो उसकी जो गलत आदतें हैं उस पर नियंत्रण करवाएंगे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, जिससे कि वो धीमे धीमे क्या हो, उसके अंदर सुधार आए और चीज़ों को वो सही तरीके से करने लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर यदि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है तो आप क्या करेंगे नीरज के लिए। तो नीरज को आप निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे या फिर उसके माता पिता को उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायक करने को कहेंगे या फिर नीरज के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायक उपलब्ध कराई जानी चाहिए या फिर उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल गाइस यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, दृष्टिबाधक मतलब जिसकी आई साइड नहीं है, ठीक है, जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। अब उनको देख नहीं रहा तो हम उनको काम तो उनके काम कर रहे हैं ना, तो उसको सुन के कुछ ऐसी चीज करेंगे जिससे कि वो चीजों को सुन पाए और अच्छे से एटलीस्ट सुन के वो चीज़ों को सीख पाए। तो उनके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए उनके साथ और जो सीडी वगैरह उनके माध्यम से उनको एजुकेशनल जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड यहाँ पर करवाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करोगे, उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे या फिर उसे बहुत अधिक गृह कार्य देने लगेंगे, उसको शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा न करे, या फिर कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप सुरक्षित महसूस करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट 4th वाला है। यहाँ पर क्या है, उसको नाम नहीं कटवा सकते आप उसका, ठीक है। अब किसी में है प्रॉब्लम तो ऐसे अगर आप एक एक बच्चे को बाहर निकालेंगे तो किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती ही। नेक्स्ट आप उसको घर का होमवर्क देंगे, उससे उसके गुस्से से कोई लेना देना नहीं, उसको शारीरिक दंड देंगे, पनिशमेंट हम बिल्कुल नहीं देते हैं। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे कि हम ऐसा एनवायरनमेंट बना कर रखेंगे जिससे उसको लगेगा कि नहीं, उसको भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे कि और बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि वो क्या हो, उसको सिक्योरिटी महसूस, उसको सेफ्टी महसूस हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4th का हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट इज यदि आप एक शिक्षक है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, जो डिसेबल हो गए, जो स्लो लर्नर्स हो गए, इस तरीके के जो स्टूडेंट्स उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, अन्य समान बच्चों के साथ बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे, अन्य समान बच्चों के साथ कराएंगे या फिर विशेष विद्यालय में करवाएंगे या फिर विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षाओं द्वारा। तो क्या होता है गाइस, हम अन्य बच्चों के साथ करवाएंगे, क्यों, क्योंकि जैसे कि अगर कोई बच्चा डिसेबल है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बिल्कुल एक विशेष अलग से ही स्कूल खोल देंगे तो उससे क्या होगा, उसे ये लगेगा कि हम जो जनरल समाज में और बच्चे हैं हमें उनसे अलग कर दिया, हमारे साथ एक भेदभाव वाली फीलिंग उनको आएगी, जिसमें उनके साथ क्या होगा, वो डीमोटिवेट होंगे और उन्हें लगेगा कि वो और जो सेक्शंस के जो सोसाइटी के जो और भी सेक्शंस है उनसे वो अलग है, वो पिछड़े हुए हैं। ये चीज़ ना हो, इस वजह से क्या होता है कि हम सब बच्चों को सामान्य एक जगह रख के एक जगह बिठा के ही चीज़ों को सिखाते हैं, जिससे कि हर बच्चा साथ में सीखे और उसे लगे कि हम भी इन बच्चों के साथ कम्पीट कर सकते हैं और इनके साथ हमें इक्वल एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्य समान बच्चों के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किसी बालक की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विधि है, साक्षात्कार विधि रहेगी या व्यक्तिगत अध्ययन विधि रहेगी या फिर निरीक्षण अथवा बहिर्दर्शन विधि रहेगी या फिर सारे ही रहेंगे। तो अगर हम बच्चों के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, उनके अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम साक्षात्कार विधि का यूज करेंगे, बिल्कुल व्यक्तिगत अध्ययन भी उसका यूज करेंगे और निरीक्षण और अथवा बहिर्दर्शन विधि का भी यहाँ पर प्रयोग
किया जाएगा। नेक्स्ट, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करवाना या फिर बालक के प्रभावी मूल्य या फिर बालक के प्रति की गई सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इसमें क्या है कि जब बालक के हमको व्यवहार में उत्पन्न, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि चिंतन के साथ उनका सार्थक रूप से समायोजन करना। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पर है एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता रूप से होना चाहिए। तो बालक के लिए कक्ष के में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध या फिर बालक के लिए भोजन का प्रबंध या बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध या फिर बालक के लिए आवास का प्रबंध। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से वो क्या होना चाहिए। तो जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि बालक के लिए कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का यहाँ पर प्रबंध होना। ठीक है, नेक्स्ट आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृष्टि सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्ष के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं या फिर जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं या फिर जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं या फिर जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। तो दृष्टि सामग्री का जब अपन प्रयोग करेंगे, देखिए गाइस जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होता है कि चीजें बहुत अच्छी चाहिए होती हैं। ठीक है, हाई स्किल टीचर्स चाहिए होते हैं उनको, ऐसे टीचर्स चाहिए होते हैं जो उनकी हर वक्त हेल्प कर सके। उनकी जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो उनका IQ होता है उसके बेसिस पर अगर चीजें काम कर रही हो तो वो इंटरेस्ट लेते हैं। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल करिकुलम चल रहा है तो उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई में। तो जो उच्च स्तर के बच्चे हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, उन्हें यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी क्योंकि इनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और उनको चैलेंजिंग चीजें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट, आपकी कक्षा के कुछ छात्र शब्दों का जो उच्चारण है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपने इनमें से क्या कदम उठाएंगे। तो छात्रों को टुकड़े में बांटकर श्यामपट्ट पर लिखवा देंगे या फिर श्यामपट्ट का मतलब ब्लैक बोर्ड। छात्रों को उच्च उच्चारण करके सुनाएंगे या फिर छात्रों से शुद्ध उच्चारण बार बार दोहराने को कहेंगे या फिर सब कुछ करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जिस शब्दों के उच्चारण ठीक नहीं है उनके लिए हम ये सारी चीजें करेंगे, जिससे कि क्या होगा उनको क्या होगा, जो उनका उच्चारण है वो इन सब चीजों को करके बेहतर होगा। तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज कक्ष में दृष्टि श्रव्य सामग्री से के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य जानना है, सत्य वाला नहीं, जो इनकरेक्ट है। ये सामग्री छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करती है, तो ये गाइस बिल्कुल करती है। इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सामग्रियां मंद बुद्धि वाले छात्रों में अधिगम को सुलभ बनाती हैं। इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। तो फर्स्ट 3 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेकंड हमसे पूछा था असत्य वाला, तो सेकंड यहाँ पर असत्य है। बाकी चीजें बिल्कुल सूट करती हैं इस स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट इज विकलांग बच्चों के शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है। जो विकलांग बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा उनके लिए, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक या फिर संप्रेषण विषय सामग्री या फिर A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक यहाँ पर हम यूज करेंगे विकलांग बच्चों के लिए, क्योंकि उनको संप्रेषण से उनको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो उनकी डिसेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपकी कक्षा का एक छात्र राजू जो मानसिक तौर पर एक पिछड़ा हुआ बालक है, आप उसको निम्न में से किस प्राकृति में रखेंगे। तो अनुशासनहीन, शक्तिशाली या संवेदनशील या फिर निष्ठावान। तो क्या है मानसिक तौर पर प्रॉब्लम, मेंटल उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, संवेदनशील, बिल्कुल इमोशनल उसमें रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है जब इंसान के इमोशंस काम नहीं करते तब वो क्या होता है, इमोशनल रूप से पीड़ित होता है। तो बिल्कुल उसको संवेदनशील वाली जो कैटेगरी है उसमें हम उसकी प्रकृति को मतलब उसकी प्रकृति को बताएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयोग हुई होगी। तो बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए या फिर शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बिठाया जाए, मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बिठाया जाए या सामान्य बच्चों की सबसे आगे बिठाया जाए। तो क्या है कि जब अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं तो उनको आप अपने हिसाब से बैठने की अपॉर्चुनिटीज दें। हो सकता है कि आप जबरदस्ती उनको आगे बिठा दें अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, या फिर जबरदस्ती आप उनको पीछे बिठा दें, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्हें आप खुद ही चॉइस करने के लिए दीजिए कि उनके लिए वो खुद जानते हैं कि बेहतर प्लेस कौन सी है उनके लिए। तो उनको
बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान उनको करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को गृह कार्य देने के संबंध में निम्न में से आपका विचार क्या है। होमवर्क की बात यहाँ पर हो रही है। अधिक मेधावी बच्चों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है। मंद बुद्धि वालों को अधिक गृह कार्य देना चाहिए, या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को गृह कार्य देने की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर गृह कार्य बच्चों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बेस्ट है कि गृह कार्य जो बच्चे की क्षमता है और उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी योग्यता है, स्किल्स है, उसके हिसाब से ही उसको देना चाहिए। ऐसे इसको किसी को ऐसा नहीं देना चाहिए कि जो इंसान कर ही ना पाए, समझ में ही ना आए, बट हम जबरदस्ती उसको थोप दें, अंडर प्रेशर फोर्सेबली उससे वो काम करवाएं। तो ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक बच्चा बोलते समय हकलाता है। कक्षा में आप उससे खड़ा होकर पाठ को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो आप उस बालक का सहयोग कैसे करेंगे। बालक के हकलाने से पूर्व ही उचित शब्दों का उच्चारण करेंगे, या फिर कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे कि उस बालक में सहयोगिता का विकास हो सके। अन्य बालकों से उसे पढ़ने में मदद करने के लिए कहेंगे, या फिर उसके हकलाने पर अन्य बच्चों को हंसने दें। तो गाइस, हंसने का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं होता। यहाँ पर आप बेस्ट क्या करेंगे, कक्षा में जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं तो उनका निर्माण करेंगे, जिससे कि वो जो बच्चा है वो अपने आप ही विकसित हो जाए और खुद को कंफर्टेबल फील कराए और लोगों के बीच में। नेक्स्ट इज, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या इसमें से क्या नहीं है। ठीक है, तो असफलता का भय ना होना, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास में कमी, या फिर सीमित संप्रेषण। तो जो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक है उनकी समस्या यहाँ पर क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, असफलता का भय ना होना। जबकि ऐसा नहीं है, उन्हें बिल्कुल डर होता है हमेशा कि कहीं वो फेल ना हो जाए। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा मेंटली वो सफर करते हैं इसी डर की वजह से, और वो आगे क्या होते नहीं बढ़ पाते। तो उन्हें हमेशा इस चीज का डर लगा ही रहता है कोई चीज को स्टार्ट करने में कि कहीं हम फेल ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से उनके साथ होता है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आप उसकी मानसिक समझ का विकास करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। उसे अधिक गृह कार्य देना शुरू करेंगे, या फिर उसे कम गृह कार्य देंगे, या फिर उसके ऊपर ध्यान ही देना छोड़ देंगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको क्या पूछा है कि आपकी कक्षा का एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा था, तो क्या है कि उसको बहुत ज्यादा गृह कार्य देने से तो वो और भी परेशान हो जाएगा और भी मेंटली वो टेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, कैसे करें क्या करें, तो उसको क्या करेंगे, कम कम काम देंगे, जिससे कि वो धीमे धीमे उस हैबिट को यहाँ पर बिल्ड करके अच्छे से वो प्रोग्रेस कर पाए। ठीक है, और आगे आगे वो बढ़ पाए। तो ये क्या है कि उसको थोड़ा टेंशन उससे कम होगी कि जितना वो वर्क कर पा रहा है उसको उतना मिल रहा है, और फिर धीमे धीमे वो क्या करेगा, इम्प्रूव कर पाएगा। नेक्स्ट इज, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। तो ये किसने कहा है, बिल्कुल लेडेल ने इसको कहा है। तो ये कथन एकदम आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन है, ब्लाइंड है। उनको पढ़ने के लिए आपने निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे। ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि, या फिर ब्रह्म लिपि। तो बिल्कुल आपको पता है कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, हाथ रख के जो भी लेटर्स वगैरह होते हैं वो थोड़े उठे हुए होते हैं, जिससे कि जब वो हाथ रखते हैं तो वो फील कर पाते हैं कि ये क्या बना हुआ है और उससे समझ पाते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये थे ब्रेल लिपि। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। तो ये थे गाइस हमारे कुछ 35 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा है। अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करिए। ये स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन थे, इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसमें थोड़ी थोड़ी थी। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे ही हम बहुत सारे करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए आर्टिकल्स के लिए। ठीक है, और नीचे सारी ही लिंक्स आपको दे रखी हैं, चाहे वो स्टोर की हो या फिर इंस्टाग्राम की। वहाँ पर आप फटाफट से फॉलो करें, उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियोज में मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।